ठंड में गरीब बहू का मिट्टी का आलीशान ससुराल। सुबह सुबह ठंड अपने पूरे जोर पर होती है। मिट्टी और घास से बने छोटे से घर की दीवारों से हवा सीटी मारती हुई अंदर घुस रही होती है। छप्पर ऊपर से हिल रहा होता है। विमला देवी फटे हुए शॉल को कसकर ओढ़े दीवार से सटी बैठी होती है। मोहन जी बार बार हाथ रगड़ रहे होते हैं। चिंटू और पिंकी एक दूसरे से चिपक कर बैठे कांप रहे होते हैं। उर्मिला अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चों को ढकती है। हे भगवान, ऐसी ठंड तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। गौरी चुपचाप चूल्हे के पास बैठी होती है। खाली बर्तन देखकर उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। माँ जी, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम दोनों क्या बनाएं? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, इतनी ठंड हो रही है कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऊपर से घर में अनाज भी खत्म हो गया है। आज अगर कुछ गर्म खाने को मिल जाए तो बच्चों को राहत मिल जाए। गौरी, चल मैं और तू पड़ोस की नेहा दीदी के यहाँ से थोड़ी सब्जी तोड़ लाते हैं। उनकी तो घर की सब्जी है, बाद में पैसे दे देंगे। ठीक है दीदी, चलो। दोनों बहुएं अपनी पतली शॉल लपेटकर बाहर निकलती हैं तो सड़क पर 4-5 औरतें आग जलाकर हाथ सेक रही होती हैं। जैसे उनकी नजर दोनों बहुओं पर पड़ती है, कानाफूसी शुरू हो जाती है। लो जी, आ गई फिर से। बेचारियों के घर में आज भी कुछ खाने को नहीं होगा, इसीलिए यहाँ आ गई। आपका क्या मतलब है? हम किसी से भी कुछ भी मांगने नहीं आए हैं। आपसे तो कुछ नहीं मांग रहे हैं ना? अरे गरीब है, पर जुबान तो देखो रुकती ही नहीं। गरीब इंसान थोड़े चुप रहते हैं, लेकिन इनकी जुबान तो बहुत लंबी है। अरे गौरी, रहने दे, बेवकूफ है। मुंह लगेगी तो और परेशानी हमें ही होगी। हाँ, हम तो बेवकूफ हैं, तुम तो बहुत समझदार हो। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पलकें झपकाकर उन्हें रोक लेती है और उर्मिला की तरफ देखकर कहती है, दीदी, आज समझ आ गया, गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, आत्मसम्मान भी ठंड में जमा देती है। चल गौरी, बच्चों के लिए सब सह लेंगे। एक दिन यही मिट्टी का घर हमें आलीशान लगेगा। उर्मिला और गौरी धीरे धीरे नेहा दीदी के घर के आंगन में पहुंच जाती हैं। बाहर की ठंडी हवा से बचने के लिए नेहा दीदी आग के पास बैठी सब्जियां साफ कर रही होती हैं। नेहा दीदी, अगर बुरा न मानो तो आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें अपने गार्डन से थोड़ी सी सब्जी दे दो। अरे उर्मिला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बाहर गार्डन में जो सब्जी चाहिए ले लो। अभी मैंने नई सब्जियां भी लगाई हैं, उन्हें भी देख लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको खुश रखे। दोनों बहुएं गार्डन में जाती हैं। गौरी हर सब्जी को बड़े प्यार से टोकरी में रख रही होती है। सब्जियां लेकर दोनों जल्दी जल्दी घर लौट आती हैं। घर में पहुंचते ही उर्मिला चूल्हा जलाती है, लकड़ियां सुलगाने लगती है और गौरी सब्जियां धोकर काटने लगती है। बच्चों की नजरें चूल्हे पर टिकी होती हैं। चाची, आज क्या बनेगा? आज गरम गरम सब्जी बनेगी बेटा। उर्मिला मसालों की टोकरी देखने लगती है। एक एक डिब्बा उठाती है, सब खाली होते हैं। हल्दी नहीं, मिर्च नहीं। वो गौरी की तरफ देखती है। गौरी, घर में हल्दी मिर्च कुछ भी नहीं है। हे भगवान, आज हमारी परीक्षा ले रहे हो क्या? सिर्फ बिना नमक मिर्च की उबली हुई सब्जी खाएंगे क्या सब लोग? बेटा चिंता मत कर, पेट भर जाए वही बहुत है, स्वाद बाद में देखेंगे। आज जो मिलेगा उसी में खुश रहना सीखेंगे। गौरी चुपचाप सब्जियां पानी में डाल देती है। चूल्हे पर उबलती सब्जी से भाप उठने लगती है। बिना मसाले की सब्जी तैयार हो जाती है। गौरी, आज भले ही बिना मसाले का खाना है, लेकिन हमारे हौसले में अभी भी जान है। एक दिन यही भूख हमें मजबूत बनाएगी और यही मिट्टी का घर हमारे लिए सच में आलीशान बन जाएगा। चूल्हे के पास बैठकर पूरा परिवार बिना मसाले की उबली सब्जी खाता है। अगली सुबह ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाहर धुंध और छप्पर से ओस टपक रही होती है। चिंटू और पिंकी कंबल में दुब के बैठे होते हैं। चलो उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मम्मी, आज मत नहलाओ, बहुत ठंड है। मुझे पानी से डर लग रहा है मम्मी, बहुत ठंडा होगा। उर्मिला चूल्हे पर पानी रखती है। लकड़ियां जल रही होती हैं, धुआं फैल जाता है। जैसे तैसे थोड़ा सा गुनगुना पानी होता है। वो दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी उससे नहलाती हैं।
बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। नहाने के बाद उर्मिला बच्चों को कपड़े पहनाने लगती है। चिंटू का स्वेटर जगह जगह से फटा होता है, पैंट की सिलाई उधड़ी होती है, पिंकी की फ्रॉक के बाजू में बड़ा सा छेद होता है। मम्मी देखना, हम रोज यही फटे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। इनमें हमारी बिल्कुल भी ठंड नहीं रुकती और स्कूल में सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। मम्मी देखना, मेरी बाजू में कितना बड़ा छेद हो गया है। अब मैं इसे कैसे पहन कर जाऊं? बेटा पहन लो, वैसे भी ये अंदर पहनने के कपड़े हैं, किसी को बाहर नहीं दिखेगा। और थोड़ा समझने की कोशिश करो, अब तुम बड़े हो रहे हो। मम्मी आप तो हमेशा ऐसे ही कहती हो। हाँ मम्मी, हर बार यही थोड़ा दिन रुक जाओ, थोड़ा दिन रुक जाओ। हमारी तो पूरी सर्दी निकल जाएगी, पता नहीं कपड़े कब आएंगे। उर्मिला कुछ बोल नहीं पाती है और उसके होंठ कांपने लगते हैं। बच्चे गुस्से में कपड़े पहनकर जूते पहनते हैं और बिना पीछे देखे घर से निकल जाते हैं। दरवाजे के पास खड़ी गौरी सब देख रही होती है। दीदी बच्चों को क्या पता हालात क्या है, हम उनसे क्या कह सकते हैं? वो भी तो एक अच्छा जीवन चाहते हैं। बहन हम भी क्या करें, जैसे घर के हालात हैं उन्हें देखकर ही तो चलेंगे। कड़कड़ाती रात में मिट्टी के घर में सब लोग फर्श पर ही सोते हैं। नीचे सिर्फ पुरानी चादर और ऊपर पतले कंबल होते हैं। एक रात विमला देवी बार बार करवट बदल रही होती है। उन्हें जोर जोर से छींकें आ रही होती हैं, नाक बह रही होती है। वहीं मोहन जी कांपते हुए कंबल में दुबके पड़े होते हैं। सुबह तक दोनों की हालत और बिगड़ जाती है। दिन निकलते ही विमला देवी उठ नहीं पाती हैं। बहू आज तो मेरी देह टूट रही है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। वहीं मोहन को तेज बुखार होता है। उनका बदन तप रहा होता है और होठ सूख चुके होते हैं। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची है बेटा। उर्मिला और गौरी घबरा जाती हैं। दोनों सास ससुर को सहारा देकर दीवार के पास बैठा देती हैं, लेकिन दोनों पूरे दिन खांसते खांसते बेहाल हो जाते हैं। छींकें रुकने का नाम नहीं ले रही होती हैं। बुखार में दोनों तड़प रहे होते हैं। शाम ढलते ढलते उर्मिला पैसे वाली छोटी सी पोटली निकालती है और उसे उलट पलट कर देखती है। वो खाली होती है। दीदी घर में 1 रुपया भी नहीं है, अब दवाई गोली का खर्चा और बढ़ गया। उर्मिला सास की तरफ देखती है। विमला देवी की आंखें आधी बंद और सांस भारी हो रही होती है। हाँ बहन कर क्या सकते हैं, मगर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मम्मी पापा की हालत देखो कितनी खराब हो रही है। अगर आज दवाई नहीं मिली दीदी तो भगवान जाने क्या होगा। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। अगले दिन मिट्टी के घर के दरवाजे के पास उर्मिला और गौरी चुपचाप बैठी इंतजार कर रही होती है। बच्चे एक कोने में बैठे कांप रहे होते हैं। दरवाजा खुलता है। पहले दीपक अंदर आता है, चेहरा उतरा हुआ और कंधे झुके होते हैं। उसके पीछे सूरज भी आ जाता है। दीपक बैठते ही सिर पकड़ लेता है। मेरी तो नौकरी छूट गई। उर्मिला और गौरी दोनों एक साथ उसकी तरफ देखते हैं। मालिक ने मुझे आज निकाल दिया। बोला 4-5 कट्टे लगातार नहीं उठा पाया। ठंड बहुत ज्यादा थी और कमजोरी भी थी। कमर में लचका आ गया। वो कराते हुए कमर पकड़ लेता है। भैया मेरी भी नौकरी छूटने के कगार पर है। मालिक कह रहा था जो लोग फैक्ट्री में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें निकाल दूंगा। अब आप लोगों को कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा, ऐसे काम नहीं चल सकता। उर्मिला बच्चों की तरफ देखकर फिर बीमार सास ससुर की ओर देखती है। हाँ गौरी सही कह रही है, घर के हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही, मम्मी पापा की तबीयत खराब है और खाने को घर में कुछ भी नहीं है। मैंने खुद को इतना बेबस कभी नहीं समझा। कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा हम सबको, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ करना होगा। हाँ, वरना ये ठंड, ये बीमारी और ये भूख सब हमें तोड़ देगी। अगले दिन ठंड इतनी कड़ाके की होती है कि सांस लेने पर भी भाप निकल रही होती है। दीपक और सूरज काम पर जाने के लिए निकले ही होते हैं कि गली के बीचों बीच एक कार आकर खड़ी होती है। रास्ता पूरी तरह बंद होता है। पीछे धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगती है। कार के पास पड़ोस का अकड़ू लड़का मोहन खड़ा होता है। भाई जरा अपनी कार साइड कर लो, लोगों को निकलने का रास्ता दे दो। तेरी वजह से पीछे पूरी भीड़ लग गई है। रोहित घर का दरवाजा जोर से खोलता है और लड़ाई के मूड में बाहर निकल आता है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई हम झगड़ा नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा साइड कर लो, लोगों को जाने दे।
हाँ भाई, हमें कोई जलन नहीं है, बस रास्ता खुल जाएगा। बहुत गर्मी आ रही है ना तुम दोनों में, आज निकालूं तुम्हारी गर्मी। अरे गर्मी नहीं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। देखते ही देखते रोहित और दोनों भाइयों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया, लेकिन रोहित की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही होती है। रात गहरी हो चुकी थी। ठंड और अंधेरे में मिट्टी का घर चुपचाप सो रहा होता है। अचानक धड़ाम धड़ाम मारपीट की तेज आवाजों से नींद टूट जाती है। रोहित 4-5 लड़कों को साथ लाता है। डंडों से उन्होंने मिट्टी के घर की छप्पर वाली छत तोड़नी शुरू कर दी। खिड़की पर लाठियां मारते हैं, कांच टूट जाता है। बाहरी पड़ी सूखी घास में आग लगा देते हैं, दीवारों में छेद कर देते हैं, पूरा घर हिलने लगता है। मम्मी मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? आग की बदबू भी आ रही है कहीं से। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उर्मिला दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये सब उसी मोहन का काम है। आज सुबह उससे हमारी लड़ाई हुई थी, उसने हमसे इस तरह बदला लिया है। इतनी गरीबी होने के बाद भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। हमारे पास खाने रहने के पैसे नहीं है और अब दुश्मनी और मोल ले ली। उर्मिला टूट चुकी होती है। वो उजड़ी छत की तरफ देखती है, ऊपर खुला आसमान दिख रहा होता है। अब बताओ, घर में खाने को कुछ नहीं है, मम्मी पापा बीमार हैं और अब घर की छत भी उजड़ गई। रोहित अपना कांड करके अंधेरे में भाग चुका होता है। बाकी सभी डर से घर के बाहर आ गए थे, क्योंकि छत का सामान नीचे गिर रहा था। अगर उनके ऊपर गिर जाता तो उन्हें बहुत नुकसान हो। छत टूटे, छप्पर उखड़ा हुआ और दीवारों में जगह जगह छेद होते हैं। ठंडी हवा बिना रुके अंदर घुस रही होती है। रात आते ही ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बर्फीली सुइयां शरीर में चुभ रही हों। उर्मिला फटे कंबल को बच्चों पर डालते हुए कहती है, बस थोड़ा और चिपक जाओ, शायद ठंड कम लगे। लेकिन ठंड कहाँ रुकने वाली होती है। चिंटू की नाक लगातार बह रही होती है और बदन तप रहा होता है। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मी, सीने में दर्द हो रहा है। गौरी उसका माथा छूती है। तेज बुखार होता है। दीदी, दोनों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। घर में दवाई नहीं, पैसे नहीं और बाहर जाना भी मुमकिन नहीं होता है। अगले दिन चूल्हा ठंडा पड़ा होता है और बर्तन खाली होते हैं। मोहन जी और विमला देवी एक कोने में बैठे कांप रहे होते हैं। ठंड हड्डियां तोड़ रही है बेटा, रात भर आंख नहीं लगी। अरे नींद कहाँ आए, ऊपर से छत ही नहीं बची। दिन हो या रात, ठंड में सब लोग कांपते रहते हैं। रात को सब जागते रहते हैं और दिन में कमजोरी से उठ नहीं पाते हैं। कभी कोई खांसता, कभी कोई सिसकता, तो कभी बच्चे बुखार में पड़े होते हैं। उर्मिला और गौरी बारी बारी से बच्चों को गोद में लेकर बैठती रहती है। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर होती है। दीदी, भगवान भी शायद हमें भूल गए हैं। नहीं बहन, भगवान देर से ही सही आएंगे जरूर, लेकिन आज तो हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। भूख, बीमारी, ठंड, चारों तरफ से जिंदगी ने उन्हें जकड़ लिया होता है। उस दिन गौरी बिल्कुल टूट चुकी होती है। ठंडी हवा टूटी झोपड़ी के अंदर घूम रही होती है और घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। गौरी एक कोने में बैठी होती है, सिर दोनों हाथों में दबाए। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है माँ। जैसे वो कॉल उठाती है, माँ की आवाज कानों में पड़ते ही गौरी फूट फूट कर रो पड़ती है। मम्मी, बहुत परेशानी चल रही है। छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी टूट गई। कुछ समझ नहीं आ रहा अपने घर वालों को इस मुसीबत से कैसे निकालूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बेटा, पहले तो रोना बंद कर। इतना रो क्यों रही है? परेशानी तो हर घर में आती है। तुझे याद है वो समय जब हमारे घर में एक बार खाने को कुछ भी नहीं था? तब तूने ही तो हौसला रखा था। जैसे तूने वहाँ हिम्मत नहीं हारी थी, वैसे ही यहाँ भी मत हार। वो ससुराल भी तेरा ही घर है। मम्मी, मैं कुछ सोच तो रही हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा, पहले ये बता, बात क्या है? यहाँ सूरज और दीपक भैया की एक लड़ाई हो गई थी। उसकी वजह से गुंडों ने हमारा घर तोड़ दिया। अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है और खाने के लिए पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पहले के जमाने में भी तो लोग बिना ईंट सीमेंट के रहते थे। सब मिट्टी के घरों में ही रहते थे।
गौरी चुप होकर सुनती रहती है। अगर तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल रहा तो अपना मिट्टी का घर फिर से बना ले। मम्मी, सच में हो सकता है ये? हाँ बेटा, लकड़ियों से ढांचा बना लो, फिर मिट्टी में भूसा मिलाकर दीवारों पर लिपाई शुरू कर दो। ठंड भी रुकेगी और छत भी बन जाएगी। मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। अब मैं आपको कुछ देर फोन नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसी काम में लगना है। अब मुझे अपने घर वालों की मदद करनी है। कोई बात नहीं बेटा, तू खुश है तो मैं खुश हूँ। भगवान तुझे हिम्मत दे। फोन कट जाता है और गौरी को नया रास्ता मिल जाता है। अगली सुबह गौरी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। औरतें उसे देखकर बातें बनाना शुरू कर देती हैं। अब देखते हैं ये कैसे अपना मिट्टी का आलीशान घर बनाएगी। बड़ी डींगे मारती थी ना, अब सारी अकड़ निकल जाएगी। हाँ भाई, हम भी देखते हैं इस गांव में कैसे रहेगी। अब इनके पास रहने का घर भी तो नहीं होगा। औरतों की हंसी को गौरी एक मुकाबले की तरह ले लेती है। गौरी सब सुन रही होती है। इस बार मुंह से नहीं, कुछ करके जवाब दूंगी, ये देखते रह जाएंगे। वो चुपचाप काम खत्म करके घर के अंदर चली जाती है। अंदर उर्मिला बच्चों को संभाल रही होती है। दीदी, बाहर जो बातें हो रही है वो मत सुनो। उर्मिला गौरी का चेहरा देखती है, उसमें डर नहीं हिम्मत होती है। दीदी, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपना एक मिट्टी का आलीशान घर बनाए? क्या सच में ये हो सकता है? हाँ दीदी, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम मेहनत करें तो जरूर हो सकता है। उर्मिला की आंखों में उम्मीद जाग जाती है। शाम को दोनों दीपक और सूरज से बात करती हैं। कल से हम अपना मिट्टी का आलीशान घर बनाना शुरू करेंगे। आप दोनों बस हमारी मदद कर देना, बाकी सब हम कर लेंगे। अगर तुम दोनों हिम्मत रख सकती हो तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, मेहनत करेंगे, ये मिट्टी ही हमारा सहारा बनेगी। अगले दिन दोनों एक खाली प्लॉट की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ जमीन पर अच्छी मिट्टी पड़ी होती है। सूरज, यही मिट्टी सही रहेगी, इसमें पकड़ है, इसमें दीवारें मजबूत बनेगी। हाँ भैया, आज जितनी हो सके उतनी ले चलते हैं। दोनों फावड़े से मिट्टी खोद खोद कर बोरियों में भरने लगते हैं। हाथ सुन्न हो रहे होते हैं और कमर दर्द कर रही होती है, लेकिन चेहरे पर थकान से ज्यादा उम्मीद होती है। कई चक्कर लगाकर वो मिट्टी घर ले आते हैं। घर पहुंचकर गौरी और उर्मिला पहले से तैयार खड़ी होती हैं। दीदी, पहले ढांचा खड़ा करेंगे, फिर मिट्टी का काम शुरू होगा। दीपक और सूरज पास के जंगल और खेतों से डंडे, बांस और लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। सब मिलकर जमीन पर निशान बनाते हैं। चारों दीवारों की जगह, दरवाजे और खिड़की का माप लेते हैं। ढांचे का काम शुरू कर देते हैं। डंडों को जमीन में गाड़ देते हैं और उन्हें रस्सियों और पतली लकड़ियों से बांध देते हैं। धीरे धीरे एक घर का ढांचा खड़ा होने लगता है। छत के ऊपर बांस बिछा देते हैं। सब थककर जमीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन पहली बार घर जैसा कुछ खड़ा दिख रहा होता है। दूसरा दिन गौरी और उर्मिला मिट्टी में भूसा और पानी मिलाना शुरू कर देते हैं। नंगे पैरों से मिट्टी गूंथती हैं और उसे थोड़ा पतला करते हैं। हाथों से पहली परत दीवारों पर चढ़ा देती हैं। गौरी, ये पहली परत है, बस पकड़ बनाएगी। तीसरा दिन पहली परत सूखने के बाद दूसरी परत चढ़ाई जाती है। इस बार दीवारें मोटी होने लगती हैं और हवा अंदर कम आती है। चौथा दिन तीसरी परत होती है, दरारें बढ़ जाती हैं और खिड़की दरवाजे के किनारे मजबूत हो जाते हैं। पांचवा दिन चौथी और पांचवी परत, अब दीवारें सख्त हो चुकी होती हैं। घर अंदर से गर्म लगने लगता है। हर दिन सुबह सब लोग काम में लग जाते हैं। दोपहर में थोड़ा आराम और शाम को फिर काम। हाथ छिल जाते हैं और नाखून में मिट्टी जम जाती है, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। गौरी दीवार पर आखिरी परत लगाते हुए कहती है, दीदी देखना, यही मिट्टी हमारा आलीशान घर बनेगी। आज समझ आया कि आलीशान घर ईंटों से नहीं, हिम्मत और मेहनत से बनता है। पहली मंजिल दीपक और सूरज नींव और दीवारों को और चौड़ा कर देते हैं। 4-5 परत मिट्टी की लगाई गई ताकि भार सह सके। इस मंजिल को डाइनिंग और किचन के लिए रखा गया। गौरी मिट्टी से ही एक लंबी डाइनिंग टेबल बना देती है, चारों तरफ गोल किनारे ताकि कोई चोट न लगे। मिट्टी की ही कुर्सी भी बना देती है और ऊपर से चिकनाई लिपाई करके डिजाइन बनाती है। देखो दीदी, अब खाने का भी अपना आलीशान ठिकाना है। दूसरी मंजिल पर ड्राइंग रूम बनाते हैं। उर्मिला दीवारों के साथ मिट्टी के सोफे बनाती है, जो अंदर से खोखले और ऊपर से मोटी परत वाले होते हैं। मिट्टी की ही छोटी सेंटर टेबल और दीवार में बने शोकेस, जहां खाने, दिए और छोटे बर्तन रखे होते हैं। विमला देवी घर देखने आती है। ऐसा आराम तो हमने पक्के घरों में भी नहीं देखा।
तीसरी मंजिल पर सबके बेडरूम्स होते हैं। दीपक और सूरज मिट्टी से मजबूत बेड बना देते हैं जो ऊंचा, चौड़ा और ठंड रोकने वाला होता है। किनारों पर मिट्टी की ही अलमारी और दीवारों में छोटे छोटे लैंप भी बनाते हैं। मम्मी, अब ठंड नहीं लगेगी ना? उर्मिला उसे सीने से लगा लेती है। चौथी मंजिल बच्चों के लिए होती है। मिट्टी की स्टडी टेबल, बैठने के चबूतरे और दीवारों पर मिट्टी से उभरे हुए फूल और पत्तियों की डिजाइन। अब कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और आखिरी पांचवी मंजिल सबसे ऊपर बनी होती है, जहाँ खुली छत और पूजा की जगह बना देते हैं। मिट्टी से बना छोटा मंदिर, चारों तरफ हवा रोकने वाली दीवारें और बैठने के लिए चौड़े चबूतरे। यहाँ खड़े होकर पूरा गांव दिखता है। मिट्टी का सोफा, मिट्टी का बेड, मिट्टी की डाइनिंग टेबल, मिट्टी की अलमारी, मिट्टी की सीढ़ियाँ, मिट्टी के दिए और सजावट। हर चीज हाथों से गढ़ी गई होती है और मेहनत से सजी होती है। शाम को सब लोग पांचवी मंजिल पर खड़े होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है। गौरी आसमान की तरफ देखकर कहती है, जिस मिट्टी पर लोग हंसे थे, आज वही हमें 5 मंजिल तक ले आई। ये सिर्फ घर नहीं, हमारी हिम्मत का महल है। नीचे गांव वाले हैरानी से उस मिट्टी के आलीशान 5 मंजिला घर को देख रहे होते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें मिट्टी के आलीशान घर पर पड़ रही होती हैं। दीवारें सूख चुकी होती हैं और हर परत मजबूत हो गई होती है। घर अब पूरी तरह बनकर तैयार होता है। रसोई में उर्मिला और गौरी खड़ी होती हैं। मिट्टी की दीवारों से हल्की सी खुशबू आ रही होती है। अब बस रसोई के लिए स्टील के बर्तन चाहिए होंगे। दीदी, स्टील के बर्तन की क्या जरूरत है? हम तो मिट्टी के बर्तन बना लेंगे। सच में? हाँ दीदी, मिट्टी है, हाथ है, मेहनत है तो बर्तन भी बन जाएंगे। दोनों बाहर आंगन में आ जाती हैं। गीली मिट्टी लाकर उसे अच्छी तरह गूंथ कर गौरी चाक की तरह हाथों से घुमाते हुए एक एक बर्तन बनाना शुरू कर देती है। मिट्टी की हांडी, मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी की थालियां, मिट्टी के कटोरे और मिट्टी के चाय के कुल्हड़। उर्मिला किनारों को चिकना कर रही होती है। गौरी उन पर सुंदर सुंदर डिजाइन बना रही होती है। कहीं फूलों की बेल, कहीं पत्ते और कहीं छोटी छोटी लकीरें। गौरी, ये तो बाजार से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। दीदी, जब अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो उसमें आत्मा भी खुल जाती है। बर्तन धूप में सूखने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद चूल्हे पर आग जलती है। पहली बार नए घर की रसोई में मिट्टी की हांडी चढ़ जाती है। विमला पास आकर बोलती है, आज तो सच में लग रहा है ये घर मिट्टी का नहीं, सोने का बना है। उर्मिला और गौरी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। घर की 5 मंजिलें एक के ऊपर एक आलीशान लग रही होती हैं। दीवारों पर मिट्टी की चिकनाई लिपाई, किनारों पर हाथों से बने गए डिजाइन, खिड़कियों के चारों ओर मिट्टी के बने हुए फ्रेम, दरवाजों पर मिट्टी से बना सुंदर तोरण और कलश, छतों पर मिट्टी की मजबूत मुंडेर जहां से धूप भी आती है। अंदर नीचे की मंजिल पर मिट्टी की डाइनिंग टेबल और बेंचें, दीवार में बने रैक और खाने, ऊपर ड्राइंग रूम में मिट्टी के सोफे और सेंटर टेबल, बेडरूम में मिट्टी के मजबूत बेड, अलमारियां और लैंप, बच्चों की मंजिल में स्टडी टेबल और चबूतरे। घर के सामने पूरा परिवार खड़ा होता है। विमला देवी कांपते हाथों से दीवार को छूती है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना दिया। हमने तो ऐसा आलीशान घर सपने में भी कभी नहीं देखा था। यह घर नहीं, हमारी इज्जत और मेहनत का सबूत है। दीपक और सूरज गौरी व उर्मिला की तरफ देखकर कहते हैं, ये सब तुम दोनों की हिम्मत से ही हुआ है। मिट्टी को महल बना दिया तुमने। गौरी घर की तरफ देखती है। जिस मिट्टी पर लोग ताने मारते थे, आज उसी मिट्टी ने सबको चुप करा दिया था। आलीशान घर ईंटों से नहीं, हौसलों से बनता है। पूरा परिवार उस मिट्टी के आलीशान घर के अंदर जाता है। अगली सुबह सबसे पहले पड़ोस के लोग धीरे धीरे उस मिट्टी के आलीशान घर के सामने आकर खड़े होने लगते हैं। किसी ने दीवार छूकर देखी, किसी ने छत की ओर नजर उठाई, तो कोई अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है। अरे, ये सच में मिट्टी का घर है? इतना मजबूत और इतना सुंदर। हम तो समझ रहे थे मजाक होगा, पर ये 2 कोठी से भी ज्यादा आलीशान लग रहा है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। जो लोग कभी गौरी और उर्मिला की गरीबी पर ताने मारते थे, आज वही उनकी मेहनत को सलाम कर रहे होते हैं। गांव में जो बड़े बड़े कोठी वाले लोग होते हैं, जिनके पक्के मकान, ऊंचे गेट और 4 पहिया गाड़ियां होती हैं, वो भी खबर सुनकर आ पहुंचते हैं। एक सेठ जी जो हमेशा अकड़ में रहते थे, घर के बाहर खड़े होकर बोलते हैं, अरे वो कहाँ छोटा सा टूटा हुआ घर और कहाँ आज ये आलीशान मिट्टी का महल। भाई मानना पड़ेगा, कमाल कर दिया। उनकी पत्नी अंदर जाकर मिट्टी की डाइनिंग टेबल, सोफे और डिजाइनर
फ्लावर पॉट देखकर दंग रह जाती है। इतना सुंदर इंटीरियर तो हमारी कोठी में भी नहीं है। कुछ ही दिनों में ये घर पूरे गांव की पहचान बन जाता है। लोग दूर दूर से आने लगते हैं। अरे आजकल के बच्चों ने मिट्टी की कदर फिर से सिखा दी है। ये दोनों बहुएं नहीं होती तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता। एक दिन गांव के प्रधान जी अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार बाहर खड़ा होता है। प्रधान जी घर को चारों तरफ से देखते हैं और अंदर जाते हैं। हर मंजिल पर जाते हैं और फिर गहरी सांस लेकर बोलते हैं, भैया आपने तो बहुत आलीशान घर बना लिया। पूरे गांव में आपके घर की तारीफ हो रही है। ये सब हमारी बहुओं का कमाल है प्रधान जी। हाँ, आप दोनों ने साबित कर दिया कि हुनर और मेहनत पैसों की मोहताज नहीं होती। एक दोपहर गांव में कुछ शहर के लोग आ जाते हैं, कैमरा, मोबाइल और ड्रोन के साथ। वो घर को देखकर तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये घर नहीं, एक आर्ट है, मिट्टी का आर्किटेक्चर। कैमरा बाहर से अंदर जाता है। मिट्टी का मुख्य दरवाजा, सजी दीवारें, मिट्टी की क्रॉकरी सजी हुई, फूलों से भरे डिजाइनदार फ्लावर पॉट, रसोई में मिट्टी के बर्तन, हर कमरे में अलग डिजाइन। कैमरा हर मंजिल पर जाता है और हर कोने को कैद कर लेता है। वीडियो का नाम रखा जाता है मिट्टी का आलीशान घर, जब हुनर बोलता है। वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही जैसे आग लग जाती है। लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आते हैं कि इतना यूनिक घर पहले कभी नहीं देखा। गरीबी से कला तक का सफर सलाम। कुछ ही दिनों में एक मीडिया टीम घर के बाहर आ खड़ी होती है। माइक, कैमरा, लाइट सब तैयार होता है। आज हमारे साथ हैं मिट्टी के आलीशान घर की असली हीरो गौरी और उर्मिला। दोनों बहुएं अपनी ही मिट्टी के घर में सादगी से बैठकर इंटरव्यू देती हैं। आपके इस घर के पीछे का राज क्या है? ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये सब हमारी गरीबी से शुरू हुआ। एक वक्त था जब हमारे घर में 1 रुपया खाने तक को नहीं था, न सिर पर छत थी, न भविष्य की उम्मीद। हमारा पुराना घर टूट चुका था, रहने की जगह नहीं थी। तब हमने सोचा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हमारे पास मिट्टी तो है। लाचारी ने हमें हिम्मत दी और मेहनत ने रास्ता दिखाया। वो बताती हैं कि कैसे रोज मिट्टी ढोई, परत पर परत चढ़ाई, हाथ छिल गए पर हौसला नहीं टूटा। हमने हार मान ली होती तो आज ये घर नहीं होता। इंटरव्यू भी वीडियो से ज्यादा वायरल होता है और लोग प्रेरित होने लगते हैं। कई गांव से कॉल आता है कि हमें भी ऐसा घर बनवाना है। अब हालात बदल चुके होते हैं। घर में खाने की कमी नहीं होती और सम्मान की भी कमी नहीं होती। गौरी और उर्मिला अब लोगों को मिट्टी के घर बनाना सिखाने लगती हैं। एक दिन शाम को पूरा परिवार छत पर बैठा होता है। मिट्टी का घर सुनहरी रोशनी में चमक रहा होता है। अब सच में लगता है हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया है और अब हम भी